चलो, क्या मतलब है बेटा फाइनेंशियल मार्केट का बताओ। अच्छा, ये अपन ने कर लिया था लास्ट क्लास तक, तो ये थोड़ा सा देखा था अपन ने क्या होता है ये आरबीआई के बारे में, थोड़ा सा कि क्या होता है आरबीआई, है ना, नोट छाप सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है ना। और अपन करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। देखो, जैसे प्रोडक्ट का मार्केट होता है ना बेटा, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट मार्केट होता है तो उसमें क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज इस तरीके से मिलते हैं। अरे समझ, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो मेनली लोन के हिसाब से होता है। लोन के ही बड़े सारे फॉर्म्स हैं बेटा, लोन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। क्लियर है, ठीक है ना, लोन देने के। अब जैसे ये बॉन्ड मार्केट है, आ रहा है समझ, तो देखो, है ना, गवर्नमेंट जो है ना वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। बहुत ध्यान से समझना। जैसे अभी गवर्नमेंट का जो पैकेज आया है, अभी जो पैकेज आया है, समझ में आ रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस है मनी सप्लाई को ठीक करना। 20 लाख करोड़ से अपन मनी सप्लाई सफिशेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया है, होल्ड कर लिया है मनी। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, खर्च नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, उससे मनी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्लियर है गाइस। गवर्नमेंट को, अच्छा, अगर पब्लिक में अगर पब्लिक में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना, तो बेटा फिर हो जाता है इन्फ्लेशन, है ना। और अगर मान लो मनी सप्लाई कम हो जाए, आ रहा है समझ में, तो मतलब प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ों पे, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आ रहा है समझ में, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो सफिशेंट सप्लाई होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा सप्लाई में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े कम सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि मनी सप्लाई। अब गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू मार्केट से पैसा खींच सकती है। क्या होता है, जितनी मनी सप्लाई ज़्यादा होती है उतना डिमांड जनरेट होती है ना। अगर मान लो कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, मोर हो गई, समझ में रहे, तो उससे पता क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है। और इस डिमांड के बढ़ने के चक्कर में क्या बढ़ जाता है बेटा, इन्फ्लेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जब अगर ऐसा लगता है कि यार इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन रही है, तो बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देती है। तो लोग इस चक्कर में कि भैया चलो कमा लेंगे ज़्यादा, तो इन्वेस्ट कर देते हैं खर्च करने के बजाय। और इन्वेस्ट कर देते हैं तो मार्केट से मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बोलो गाइस, आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना। बोलो, क्लियर है, कुछ समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ। बॉन्ड्स एक छोटा सा जरिया है, मैं तुमको सिर्फ जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि कैसा क्या वो चलता है। समझ में आ रहा है, तो बॉन्ड इज़ वन ऑफ द वे। हज़ार तरीके हैं सरकार के पास, ठीक है ना। देखो, है ना, तो डीपनिंग बॉन्ड मार्केट, सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू बी ओपन फुली फॉर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ऑल्सो। इंडिया के बाहर से पैसा आए, ये भी मकसद है। बेटा समझना इस बात को, ठीक है ना, कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे, हम सिस्टम भी पढ़ेंगे,
लेकिन आपको ना मकसद क्लियर होने चाहिए पहले, ठीक है। आपको क्या क्लियर होने चाहिए बेटा, मकसद क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, कि सरकार एग्जैक्टली चाहती क्या है, हम देश के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते क्या है। तो इसलिए मैंने बोला कि मनी सप्लाई स्टेबल रहना ये हमारा मकसद है, बाहर से इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आए ये हमारा मकसद है। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है क्या गाइस? ठीक है, बाहर से इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आए ये हमारा मकसद है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए भी इंतज़ाम किया, ठीक है ना। पहले क्या था कि सरकारी सिक्योरिटीज़ सिर्फ लोकल लोगों के लिए ओपन थी, बाहर के लोगों के लिए नहीं। लेकिन अब कुछ हमने बाहर के लोगों के लिए ओपन कर दी। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा आएगा बाहर से तो अपने देश की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हमारे देश की मनी वैल्यू भी इसी पे डिपेंड करती है, बहुत ध्यान से समझना। क्लियर है? ठीक है। एफपीआई लिमिट, एफपीआई में, एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, है ना। यानी दूसरी कंट्री के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो लिमिट है, पहले क्या करते थे, 9% तक कर सकते थे, अब 15% तक कर सकते हैं। तो ये बस एक डेटा है, ठीक है ना, कि इसका आउटस्टैंडिंग स्टॉक जितना है उसका 9% कर सकते थे पहले, अब 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देश में ज़्यादा पैसा बाहर से आ जाए इसका इंतज़ाम कर दिया गया है। क्लियर है? बहुत रैंडम डेटा है बेटा ये। आ रहा है समझ में? एक एक चीज़ को समझने के लिए पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए हम लोग जो है वो कुछ चीज़ों को, कुछ डेटा को याद करते हुए चलेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। और जिसका भी एक्सप्लेनेशन आपको इसमें ज़्यादा दिया है उसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। क्लियर है? ठीक है ना। नहीं तो ये सब्जेक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। समझ में आ रहा है? एफपीआई अकेले पे, एफपीआई अलग से एक टॉपिक रहेगा तुम लोगों को सीएस एग्जीक्यूटिव में। जब तुम लोग पहुँचोगे ना तो तुम्हारा सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज़, उसमें एफपीआई ऑलमोस्ट एक चैप्टर के बराबर है। फॉरेन पोर्टफोलियो क्या होते हैं, किस तरीके से लिमिट होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सब है इसमें। आ रहा है समझ में? तो लिमिट नहीं है जनरल नॉलेज की, इसलिए अपन लोग एक बाउंड्री अपने लेवल पर तय करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है गाइस? नया कानून बनाया, ठीक है ना, बनाना है फॉर लेइंग डाउन द मैकेनिज्म ऑफ नेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, नेटिंग मतलब कि हम जैसे हमने खरीदा और हमने बेचा, तो नेट ऑफ कर लेंगे तो क्या होगा, सेट ऑफ कर लेंगे एक तरीके से, तो उसको वो गया हो गया नेटिंग। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कि हमने पहले बेचा तो हमको पैसे आने थे, लेकिन हमने खरीद लिया तो अब पैसे नहीं आने, तो वो नेटिंग ऑफ के लिए एक नया लेजिस्लेशन बनना है। बहुत सारे लोग इसको करके धांधली कर रहे हैं एक्चुअली में। आ रहा है समझ में? वो नेटिंग ऑफ कर लेते हैं एक तरीके से। आ रहा है समझ में? जबकि वो गड़बड़ तरीके से ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन करते हैं, इसलिए उस पर अलग कानून बनना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर देखो स्कोप ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट्स स्वैप्स टू एक्सपैंड, छोड़ दो इसको। आ रहा है समझ में? बहुत लंबा मैटर है, ठीक है, अलग से किसी और टॉपिक में कवर होगा तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है। अब डेली बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सपैंडेड टू अ न्यू डेट ईटीएफ। अरे बाप रे, खतरनाक है बेटा ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, इसको समझने के लिए तुमको पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो समझना पड़ेगा। तो अभी स्टॉक मार्केट का आएगा इसमें, उसके बाद ये वाले छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये समझ में आ जाएंगे अपने। इन लोगों ने तो एक लाइन लिख दी बस, ठीक है ना। तुम ये समझ लो कि स्टॉक, हाँ बोलो। एक्चुअली में क्या है, देखो इन लोगों ने ना पता क्या किया है कि अभी रिसेंट में जो जो कुछ हुआ ठीक है ना, रिसेंट में जो जो कुछ हुआ उसको बता दिया। अब जैसे मान लो कि इनकम टैक्स है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो इनकम टैक्स में कोई पर्टिकुलर रेट 10% से बढ़ के 12% हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो अब एक आम इंसान को क्या पता है इनकम टैक्स का रेट मतलब जितना इनकम पर टैक्स लगता है। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि भैया इनकम टैक्स का रेट 10% से 20% हो गया, तो ये तो मैं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई
100 बेड वाला हॉस्पिटल लगाओगे अगर, तो इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? अब मैं सीधे सीधे ये बोल रहा हूँ, अगर कि सरकार ने वो 100 बेड की लिमिट को जो है 90 कर दिया, तो आप ये बात डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे कि ये चल क्या रहा है। आ रहा है समझ? तो इसके लिए मुझे इनकम टैक्स का वो प्रोविज़न बताना पड़ेगा आपको कि भैया एक सेक्शन 80 होता है, समझ में आ रहा है, कि आप जो टोटल इनकम कमाते हो, अगर आप अपना पैसा कहीं इस पर्टिकुलर जगह पर लगाते हो तो आपको छूट मिलती है। उन छूटों में से एक ये है कि अगर आप इतने बेड वाला हॉस्पिटल लगाते हो तो पहले 4-5 साल आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो वो जो लिमिट थी, वो जो छूट थी, वो तब मिलती थी जब कम से कम 100 बेड आप लगाओ। समझ में आ रहा है? अब वो जो लिमिट है वो 90 कर दी है, इससे ज़्यादा हॉस्पिटल उसमें कवर हो पाएंगे, क्योंकि कोविड के कारण हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा हॉस्पिटल कवर। ये इमेजिनरी डेटा बनाया है मैंने, एक्चुअल नहीं है ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने डेटा जो है वो सिर्फ रिसेंट अपडेट्स दे दी है, लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी अपने को पता नहीं है। आया क्या बेटा समझ? ठीक है ना? तो अभी हम स्टॉक मार्केट के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ये रैंडम डेटा दे दिया इन लोगों ने, तो इसको अपन स्टार लगा कर लिख देंगे, इसको अपन अलग से कवर करेंगे। क्या है, इंस्टीट्यूट ने पहली बार मॉड्यूल बनाया है। जल्दीबाजी में जब भी कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रहती है। जो इंस्टीट्यूट के पास में भी जो मॉड्यूल्स रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो अच्छी खासी मिस्टेक्स रही हैं उसमें। समझ में आ रहा है? इनको 2 से 2.5 साल लगते हैं, ठीक है ना, 60-70% मिस्टेक्स हटाने के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर भी 30% मिस्टेक्स रह जाती है। तो हमारे पास जो भी मॉड्यूल्स है ना, अगले लेवल के भी मॉड्यूल हैं, उसमें भी गलती है, तो तुम चिंता मत करो कि भैया मॉड्यूल में गलती हो रही है, होती है थोड़ी थोड़ी गलती। आ रहा है समझ में? इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो ये देखो, फिर तो ये काय के लिए, टू गिव अट्रैक्टिव एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टर, पेंशन फंड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर की लाइन है ना, ये जो किया इन लोगों ने, है ना, डेट ETF और ये सब अलाउ किया, समझ में आ रहा है, इससे रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो गए। रिटेल इन्वेस्टर मतलब एक आम इंसान जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना, उसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। लिखते जाओ या तो फिर रिटेल इन्वेस्टर मतलब कि एक जनरल व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने अपनी सैलरी का, अपने बिजनेस से थोड़ा सा पैसा बचा करके क्या किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वो कहलाता है रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है? फिर पेंशन फंड। पेंशन फंड्स क्या होते हैं समझना। ठीक है? कि कोई भी व्यक्ति जब पूरा नौकरी प्रॉपर कर लेता है, आ रहा है समझ? ठीक है ना, तो उसको क्या मिलती है, पेंशन। आ रहा है समझ? तो जब रिटायर होता है ना कोई बंदा नौकरी से, पता है आपको, प्रोविडेंट फंड का पैसा बोलते हैं अपन उसको, पता है ये? हेलो? है ना? प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। समझ में आ रहा है? कि घर खरीद लेगा, अरे समझ, गाड़ी खरीद लेगा, कुछ तो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वो पैसा जो है, समझ में आ रहा है, उन सबको अट्रैक्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट का एक्सेस ईजी बनाया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? देखो सरकार क्या चाहती है, समझ में आ रहा है, हमारे देश का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है? आप लोग जो न्यूज़ पढ़ते हो ना, उसमें कई प्रकार की न्यूज़ आती होगी कि अरे देखो उद्योगपतियों के लिए ऐसा हो रहा है, देखो आम इंसान के लिए नहीं हो रहा है, देखो मजदूर परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कर सकते हैं, ये मत समझना कि हम बिल्कुल से कॉरपोरेट को छोड़ देंगे। मतलब ये पॉइंट सही है कि ऑब्वियसली बात है, मजदूरों की मदद होनी चाहिए, समझना, लेकिन कॉरपोरेट को फ़ायदा नहीं पहुंचाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कॉरपोरेट वगैरह को फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा। कॉरपोरेट वगैरह का पूरा हमारा किससे पता लगता है बेटा, स्टॉक मार्केट से। ठीक है? चलो मैं थोड़ा सा तुमको स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। ठीक है? जो स्टॉक मार्केट है, जिसको हम सिक्योरिटीज़ मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है, ये है क्या?
एक तो इसका एक नंबर चलता है अभी जो 32,161 मान लो इस तरीके से चल रहा है, तो व्हाट इज़ दिस नंबर, है ना। स्टॉक मार्केट अभी इस नंबर पर है, पता है आपको ये बात, तो इसका क्या मतलब है बता सकते हो, बताओ ज़रा। चलो, लेकिन अंदाज़ा ठीक ठाक काफ़ी अच्छा लगा रहे हो तुम। और हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, और बोलो। एग्जैक्टली यही है, ये सेंसेक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। सेंसेक्स का नंबर, देखो सुनो, ये जो है ना, ये एक्चुअली में एक इंडेक्स नंबर है, समझना है। ये एक्चुअली में ना एक परसेंटेज है, ये एवरेज परसेंटेज है, ठीक है ना। जब एक कंपनी बनती है तो मान लो उसका शेयर प्राइस 10 रुपये है, आ रहा है समझ में। ओवर द पीरियड कंपनी ग्रो करती है, बहुत मेहनत करती है, आ रहा है समझ में, और प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट उसमें री इन्वेस्ट होता जाता है, तो कंपनी का की जो वैल्यू है ना मार्केट में, वो इंक्रीज़ होती जाती है, तो उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता जाता है, आ रहा है समझ में, क्लियर है। उसका जो शेयर प्राइस है वो क्या होता जाता है बेटा, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अभी मार्केट में 6,250 कंपनीज लिस्टेड हैं लगभग, आ रहा है समझ में, मतलब 6,300 मान लो लगभग, अभी थोड़ी बढ़ गई होगी, है ना। इतनी लिस्टेड कंपनीज हैं, है ना। और 30 कंपनीज जो हैं वो मेन डेटा के लिए यूज़ होती है, ये नंबर निकालने के लिए, परसेंटेज। तो ये जो नंबर है ये बताता है कि जो एवरेज प्राइस है हर कंपनी की, मतलब टोटल सारी कंपनीज की मिला करके एवरेज प्राइस जो है, ठीक है ना, वो जो प्राइस है उसका जो परसेंटेज है वो कितने गुना बढ़ गई है, समझ में आ रहा है। तो उसको आप ऐसे कर सकते हो कि 321 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, यानी किसी कंपनी का प्राइस अगर 10 है तो उसका परसेंटेज कितना हुआ 100, अगर उसकी प्राइस 20 हो गई तो परसेंटेज कितना हो गया बेटा 200। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर किसी कंपनी की प्राइस अगर मान लो 5 रुपये है तो वो 100% है, और अगर वो 10 हो गया तो प्राइस तो मतलब 200% बढ़ गया। तो सारी कंपनी का एवरेज निकाल करके 32,161%, यानी 100 से ये पहुंच गया है 32,000, तो एवरेज में इतने परसेंट बढ़ गई है प्राइस किसकी, हर शेयर की एवरेज में। इसका मतलब कि किसी कंपनी को हो सकता है कि 70,000% बढ़ा हो, और किसी का हो सकता है कि 2% ही बढ़ा हो या घट भी गया हो, आ रहा है समझ में, लेकिन ये एवरेज है। मतलब तुम ये समझ लो, हाँ बेटा मत परेशान हो, ठीक है ना। मैं डेटा तुमको वो नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं तुमको स्टॉक मार्केट का ऑपरेशन समझा रहा हूँ पुष्करेश, ठीक है ना। मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि वो नंबर श्योर नहीं है, पिछले साल का डेटा है, मत परेशान हो, ये समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसके नंबर का कॉन्सेप्ट समझो, क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि ये सारा डेटा तुमको मिल जाएगा गूगल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको लेकर के मत परेशान हो, समझ में रही। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, क्या बता रहा था यार मैं, हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो कि 15-20 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने, समझ में रहा है, अगर मान लो कि 10,000 रुपये भी अगर डाल दिए होते किसी कंपनी में, किसी भी एक ठीक ठाक कंपनी में, तो हो सकता था कि तुम अभी मतलब 20-25 लाख रुपए के आसामी हो जाते, आ रहा है समझ में, क्लियर है। और अगर किसी ने सन 2000 के आसपास अगर पैसे डाल दिए होते ना,
तो किसी किसी कंपनी में तो मतलब कि करोड़ हो जाते। मैं एक वो बताता हूँ तुमको। एक पर्टिकुलर केस हुआ था, ठीक है ना। चलो अच्छा मैं बताता हूँ तुमको, देखो। सुनाई दे रहा है कि नहीं बताना, ठीक है। सुनाई दे रहा है कि नहीं बताना, सुनाई दे रहा है क्या गाइस? नहीं दे रहा? तो ये इसको नोट कर लो, इसको यूट्यूब पे ज़रूर देख लेना। समझ में आ रहा है? MRF शेयर डालोगे ना तो ये आ जाएगा, इसको सुनना, है ना। इसकी मैं स्टोरी बता देता हूँ तुमको, ठीक है। इसकी स्टोरी ये थी कि किसी के पेरेंट्स ने पास्ट में 10-20 हज़ार शेयर्स खरीद लिए थे। अरे किसी के दादाजी ने, तो उसने फ़ोन लगा करके टीवी में पूछा था कि मैं दादाजी ने 10-20 हज़ार शेयर्स खरीद लिए थे, तो अभी मतलब कि वो पड़े हुए मेरे पास, तो मैं उनका क्या करूँ। तो वो टीवी न्यूज़ चैनल ने बताया था कि आपके पास जो शेयर पड़े हैं उसकी वैल्यू 130 करोड़ है, 130 करोड़, मतलब 1.3 अरब वैल्यू है उसकी, जो आपके दादाजी ने शेयर्स खरीद लिए थे। वो फ़ोन करके टीवी चैनल में पूछ रहा था, मतलब कि उसके पास MRF के इतने शेयर्स पड़े। आ रहा है ये समझ में? ठीक है बेटा, देखना है इसको, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज बहुत काम का होता है बेटा, ठीक है ना, कभी कभी बहुत पैसे दिलवा देता है। चलो, a partial credit guarantee scheme for NBFC formulated post the Union Budget 2019-2020 to address their liquidity constraint। चलो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट मतलब कि कैश की प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे भी लॉकडाउन हुआ तो जिसका पैसा बैंक में पड़ा एकदम से सडनली वो प्रॉब्लम में आ गया कि भैया लिक्विडिटी कम है, तो आपके पास कैश ज़्यादा होता है तो आप बोलते हो कि लिक्विडिटी बढ़िया है, कैश कम होता है तो आप बोलते हो लिक्विडिटी कम। क्लियर है, ठीक है ना। तो पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम, समझना रहे, फॉर द NBFC। जब भी ये क्रेडिट गारंटी आती है ना, जैसे अभी जो गवर्नमेंट ने पैकेज निकाला है ना 20 लाख करोड़ का, आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा देखिए, ओके। हाँ, चलो तो क्रेडिट गारंटी जो अभी गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज भी निकाला है ना, समझ में आ रहा है, उसमें भी क्या है कि लोन पे जोर दिया गया है कि आप लोन ले सकते हो। जब लोन के लिए आप अलाउ करते हो ना, तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। जो आपकी जो लिक्विडिटी है ना, वो क्या हो जाती है, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है बेटा। आ रहा है समझ में? इससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो NBFC के लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, पिछले साल के बजट में 1920 का बजट, मतलब पिछले साल का, समझ रहे। तो कैश की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों में क्रेडिट गारंटी दी थी। सरकार बहुत सारे लोन्स की गारंटी ले लेती कि भैया ठीक है, क्योंकि बैंक नॉर्मली लोन देता नहीं है, समझ में आ रहा। तो सरकार कहती है कि चलो ठीक है, बिना कोलेटरल के इनको लोन दे दो। बिना कोलेटरल के लोन दे दो का मतलब क्या है कि कुछ गिरवी मत रखना, ऐसे ही दे दो इन लोग को लोन। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बैंक दे देते हैं, उससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है देश में, डिमांड जो है वो थोड़ी जनरेट हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है, देख लो एक बार, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट है, पिछले साल 30 अगस्त को 2019 को, ठीक है ना। बैंक्स का मर्जर अनाउंस किया हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, है ना। क्या बैंकों की हालत बहुत ख़राब थी। तो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके डेटा के लिए, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू। 10 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो मर्ज कर दिए 4 बड़े बैंकों में, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो 2017 में 27 बैंक थे, अब कितने बचे समझ लो कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे थे, मर्ज कर दिया उन्होंने।
द बैंक्स विच वर मर्ज टुगेदर, उनके नाम में पीएनबी, ओरिएंटल, यूनाइटेड बैंक, एक्चुअली छोटे छोटे बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक थे और अच्छा नहीं कर रहे थे परफॉर्म, तो उन सबको उठा करके उन्होंने मर्ज कर दिया। ठीक है, बहुत धोखाधड़ी होती है, बैंक से बड़े कॉरपोरेट्स लोन ले लेते हैं और उसके बाद फिर नहीं चुकाते हैं। मतलब कि हम लोगों ने तो शायद नीरव मोदी और विजय माल्या के ही नाम सुने होंगे, समझ में आ रहा है? बड़े लेवल पर बैड डेट है, इतना बड़े लेवल पर बैड डेट है ना कि पूंजीपति एक्चुअली उद्योगपति ना खा गए हैं देश को। आ रहा है समझ में? पूरा पैसा जो लोगों ने लगाया, एक बैंक जो है वो डूब गया था, उसके बारे में भी है इसमें। आ रहा है समझ में? अभी है आगे अपन देखेंगे इसमें। ये पीएमसी बैंक ये डूब गया, इतने लोगों के पैसे डूबे हैं, मतलब कम से कम 5 लोग नहीं तो इस हिसाब से इस तरीके से डेथ हो गई कि उनको हार्ट अटैक वगैरह आ गया था। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, है ना? अभी येस बैंक भी डूब रहा था, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, वो तो फिर सरकार ने उसको वो कर दिया कि भैया ले लो, मतलब पैकेज दे दिया कि भाई चलो एसबीआई खरीद लेगा। तो सरकार की जेब से नहीं लग रहा है, एसबीआई के सर पर मार दिया, और एक और बैंक जो है उनसे बोला कि तुम इसके शेयर खरीद लो, मतलब। ठीक है, वो राणा कपूर है, उसने बढ़िया लोन दिया सबको, समझ में आ रहा है, और निपट गए। ठीक है ना, एक और उसका नाम नहीं सुना होगा आपने, एनबीएफसी का। ठीक है, डीएचएफएल करके है कंपनी, ये भी डूब गई, मतलब। आ रहा है समझ में? हाँ, ठीक है ना, डीएचएफएल ज़्यादा फेमस है उसका। ठीक है, तो लेकिन डूब गई प्रॉपर। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनवील्ड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोवाइडिंग देयर बोर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़ी और फ्रीडम दे दी, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, टू फिक्स सेटिंग अप फीस फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लॉन्गर टर्म फॉर द डायरेक्टर्स। मतलब डायरेक्टर्स को लेकर कि आप थोड़ा सा, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी, अब गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है चलो थोड़ा सा फ्री हो जाओ। आ रहा है समझ में? इस तरीके से। ठीक है, बहुत रैंडम है और बहुत टेक्निकल डेटा है। जो सिंपल डेटा है ना बेटा, ठीक है, कि ये पद्म अवार्ड किसने जीते, अर्जुन अवार्ड किसने जीता, ये अवार्ड क्या होता है, कौन ने कौन सी बुक लिखी, ये सब सड़ा डेटा है, समझ में आ रहा है? इसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी, क्लियर है? इसमें मेरा उतना कुछ यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर बता दूं कि विवेकादीपिनी इसने लिखी है, आ रहा है समझ में? कर्म योद्धा करके हमारे प्रधानमंत्री जी पे बुक लिखी गई है, आ रहा है समझ में? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि मेरा कोई बहुत यूज़ हो रहा है तुम्हारे लिए, कि तुमको बहुत अच्छा कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है ना, तो ठीक है, यहाँ ये है थोड़ा सा टेक्निकल, जो अपने आप से पढ़ करके तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ये वाला उठा लिया। ठीक है गाइस, इससे पूरे करंट अफेयर्स को मत समझना कि वो टफ़ है, समझ में आ रहा है? मैंने उठाया है टफ़ वाला पैच। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये तुम्हारा मेरे बिना होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं होगी तुम्हें। चलो की हाईलाइट्स देखो, पीएनबी और ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को मर्ज कर दिया, समझ में आ रहा है? टू मर्ज टू फॉर्म द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट लेंडर, सेकेंड लार्जेस्ट लोन देने वाला, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, तो पीएनबी और ओरिएंटल बैंक को, हाँ अभी पहले ये कर लेना पर। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ किस टाइप के क्वेश्चन के, इस टाइप का टफ, ये एवरेज। बेटा मॉक टेस्ट दो ना, 2 मॉक टेस्ट पढ़े हैं इंस्टीट्यूट की साइट पर, आईसीएसआई की साइट पर दो मॉक टेस्ट पढ़े हैं, और उनमें से एज इट इज़ क्वेश्चन फंसेंगे तुम्हारे, एज इट इज़ क्वेश्चन फंसेंगे बेटा, उसमें से याद रखना है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलो। नहीं आ रहा है उसमें, मैंने भी किया था वो, समझ में आ रहा है? मैंने सबसे पहले जब आया था तो मैंने भी एक बार उसको पूरा देख करके देखा था, समझ में आ रहा था? मेरा भी रिजल्ट नहीं बता रहे हैं वो लोग। आ रहा है समझ में? मुझे लगा कि पता नहीं फेल एल तो नहीं हो गया मैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, चलो ठीक है, चलो देखो, ठीक है, लेकिन उससे आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा लग जाएगा, मतलब रिजल्ट डजेंट मैटर, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस कर लो, आपको एक अंदाज़ा लग गया कि भैया पेपर किस तरीके का आता है, तो कर लोगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, तो ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, पीएनबी, है ना,
तो इसको याद रखने का कोई एक तरीका आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हो, है ना, कुछ इसका बना लो ना निमोनिक टाइप का। तो PNB, OBC और UBI, है ना। तो सिर्फ POU करके भी याद रख सकते हो, है ना, अगर इन नाम से कोई दूसरे बैंक्स नहीं है तो, ठीक है ना। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये 3 बैंक। और दूसरी बात कि ये सेकंड लार्जेस्ट लोन देने वाले बन गए देश के, ठीक है ना, क्योंकि PNB ने वैसे ही नीरव मोदी वगैरह को बहुत बड़ा लोन दे रखा था जो लंदन भाग गया, ठीक है ना। चलिए देखो, सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक से उसका मर्जर हुआ, है ना। तो ये SB और CB, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। SB स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। ये कैसा होगा, सिंडिकेट कैनरा, ठीक है ना। ठीक है, चलो कुछ भी ऐसा मतलब उसको बोल लोगे ना 3-4 बार, या कुछ भी क्रिएटिव इसके बारे में सोच लोगे, समझ में आ रहा है कि कुछ नया सा बनाना है, तो जब तक ये एक्सरसाइज चलेगी ना उसी में याद हो जाता है, ठीक है ना। इट विल क्रिएट द 4th लार्जेस्ट, हाँ नाराडिकेट, ठीक है चलो फिर देखो, 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया विद 15.2 लाख करोड़ बिजनेस एंड ब्रांचेस नेटवर्थ ऑफ 10,324 ब्रांचेस। क्लियर है, ठीक है ना। अब कह नहीं सकते कौन सा डेटा किस काम का है, लेकिन ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना। हर डेटा तो याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर दिन भर उसी में लगे रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ कोशिश करना, ठीक है ना, कि बार बार रीड कर लो, है ना। ठीक है, हाँ यूनाइटेड पंजाब ओरिएंटल, ठीक है चलो। हाँ अरे ये सबसे सही बनाया शिवम ने, CS। हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, पैसे सेम रहते हैं, मैनेजमेंट एक हो गया, मतलब इससे क्या होगा कि छोटे बैंक जो डूब सकते थे ना वो डूबेंगे नहीं, आ रहा है सर, कि अब सारा पैसा एक्यूमुलेट हो गया, आ रहा है सर। तो अगर मान लो कि किसी ने पैसा PNB से निकाल करके यूनाइटेड बैंक में डाला था, तो अब क्या है कि सारा पैसा एक ही हाथ में है, आ रहा है सर। इससे क्या होगा कि जितने छोटे या वो है ग्रुप बना लेते हैं ना, जैसे समझ में आ रहा है, तो उससे सपोर्ट मिलता है सबको, ठीक है ना। अनेकता में जो शक्ति होती है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्लियर है। इंडिविजुअल रहेंगे तो आपस में ही कॉम्पीट करेंगे ना, ठीक है। हेलो, फिर देखो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर जो हुआ किससे, UBI से, विल क्रिएट इंडिया 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक विद इतने लाख करोड़, 14.5 लाख करोड़ और 9609 ब्रांचेस। क्लियर है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, है ना, किससे मर्ज होगा, यूनियन बैंक से। तो इसका क्या है, ACU, है ना, या फिर CAU, काऊ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मर्जर ऑफ इलाहाबाद बैंक विद इंडियन बैंक, है ना, AI। तो इससे 7th लार्जेस्ट बैंक बना, ठीक है, विद 8 लाख करोड़ और ब्रांचेस जो हैं वो हर जगह, लेकिन बता ही नहीं कितनी है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो टेबल बना है इसमें एंकर बैंक और अमलगमेटिंग बैंक है, PNB रैंक, वो PSB रैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक की रैंक है बाय साइज, क्लियर है, ठीक है ना। तो जो PNB है उसको एंकर बैंक बोला, मतलब कि अपन ने बोला PNB ओरिएंटल और यूनाइटेड मर्ज हो रहे हैं, तो हमने कहा रह क्या जाएगा, PNB, मतलब PNB में ओरिएंटल और यूनाइटेड को मर्ज कर रहे हैं, फिर कैनरा में सिंडिकेट को मर्ज कर रहे हैं, फिर यूनियन बैंक में आंध्रा और कॉरपोरेशन को मर्ज कर रहे हैं, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या, बोलो, क्लियर है। इन लोग क्या बता रहे हैं कि मोटिव क्या है, कि इंक्रीज क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में इसका जो
मकसद है ना वो ये है कि छोटे बैंक्स जो है वो डूबने की कगार पे आ गए हैं, तो उनको बचाना मकसद है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो जो बैंक डूबने की कगार पे आ गए उनको बचाने का मकसद है। सर कर रहे हैं कि कर दी है? ठीक है, कर दिए हैं बेटा, ये मर्ज हो गए हैं मतलब। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, चलो फिर क्या है? बैंक्स विद अ स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल रीच, रिडक्शन इन लेंडिंग कॉस्ट, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग सेक्टर, इम्प्रूव्ड एबिलिटी। ठीक है, मतलब बहुत जनरल टाइप के इन लोगों ने वो निकाले कि भैया ये सब हमारे मकसद है। क्लियर है ना? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखो, रिवीजन इन नॉर्म्स फॉर कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स। देखो जरा, ठीक है, कॉन्करेंट वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यूस, है ना? यानी बैंक्स में सिंस पैसा इन्वॉल्व रहता है तो बड़ा रिस्की सा रहता है, समझ आ रहा है? तो जो उसका फाइनेंशियल वाला पार्ट रहता है उसका ऑडिटर रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आ रहा है समझ में? तो एक रेगुलर लेवल पर ऑडिट चलता है, ऑलमोस्ट हर महीने या हर 3 महीने में इस तरीके से ऑडिट चलता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम कॉन्करेंट ऑडिट। समझ में आ रहा है कि रेगुलर लेवल पर पता चलता रहे कहीं कुछ धांधली, कोई बड़ी नौटंकी वटंकी तो नहीं हो रही है। आ रहा है समझ में गाइस? क्लियर है? ठीक है ना, कि कोई भी बड़ा जो है ये गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो आरबीआई ने ये नॉर्म्स को रिवाइज किया है कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम को। ठीक है ना? तो कॉन्करेंट ऑडिट एम्स एट शॉर्टनिंग द इंटरवल बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इट्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। समझना, नॉर्मली नॉर्मली हर कंपनी का जो ऑडिट होता है वो होता है बेटा ईयरली। नॉर्मली हर कंपनी का ऑडिट जो होता है वो हर साल होता है। है ना? इसमें एक साल में एक बार ऑडिट होता है। क्लियर है? ठीक है, एक साल में एक बार ऑडिट होता है। लेकिन जो बैंक्स है ना, इनमें हम बोल रहे हैं कि यार एक साल तक का तो होगा, ये वाला तो होगा एक साल वाला ऑडिट, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते। कोई ट्रांजेक्शन, कोई जैसे अप्रैल टू मार्च चलता है ना फाइनेंशियल ईयर, बोल रहे हैं कोई घपला अगर अप्रैल में हुआ तो उसकी चेकिंग कब होगी? अगले साल के मार्च के बाद, मतलब पता नहीं अप्रैल मई में होगी। तो ऐसे तो बड़ा लेट हो जाएगा, तब तक तो बंदा पता नहीं कहाँ निकल जाए। तो सिस्टम निकाला गया कॉन्करेंट ऑडिट का, ताकि जब ट्रांजैक्शन हो और जब ट्रांजैक्शन की चेकिंग हो उसके बीच का गैप रिड्यूस किया जा सके। गाइस समझ में आया आपको जो मैंने बोला? कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम, कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम समझ में आया कि हर महीने ऑडिट होगा। ये हो गया आपका कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम। जो ईयरली ऑडिट होगा वो तो होगा ही होगा, बैंक के लिए अलग से हमने बोला आपका कॉन्करेंट ऑडिट भी होगा। हमने कहा कॉन्करेंट ऑडिट क्या? बोले हर महीने आपके ट्रांजेक्शन्स की चेकिंग होगी। आ रहा है समझ? तो ये क्या हो गया आपका कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है ना? फिर क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द रिवाइज्ड नॉर्म्स इंक्लूडेड द ऑप्शन टू कंसिडर वेदर कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी डन बाय द बैंक्स ओन स्टाफ और एक्सटर्नल ऑडिट। अब देखो, कॉन्करेंट ऑडिट ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमने एम्प्लॉय रख लिया, बैंक ने एम्प्लॉय रख लिया, या तो फिर जो भी सीएज वगैरह जो ऑफिस खोल करके बैठे हैं, सीएस जो ऑफिस खोल करके बैठे हैं, उनको ये ऑप्शन दिया जाए। अभी मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम जो कॉन्करेंट ऑडिट है वो किया जाता है बाहरी एजेंसीज़ के द्वारा। बाहरी एजेंसीज़ का मतलब, बाहरी मतलब बैंक का इंटरनल स्टाफ नहीं, और बाहरी एजेंसीज मतलब कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी सीए फर्म्स वगैरह हैं, उनको ये ऑडिट का जो काम है वो दिया जाता है। तो वो लोग रेगुलर लेवल पर ये ऑडिट जो है वो करते हैं। बाकी ईयरली ऑडिट अप्रैल के आसपास होता है उनका। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? विच मे इंक्लूड रिटायर्ड स्टाफ of its own bank continues to be left to the discretion of individual banks। आ रहा है समझ में? तो हो सकता है कि रिटायर्ड स्टाफ से करें, है ना? तो रिवाइज्ड नॉर्म में इस ऑप्शन को कंसिडर किया गया है। कंसिडर किया गया मतलब अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि भाई किसको करना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसीज को करना चाहिए या बैंक का इंटरनल स्टाफ। बैंक के ही पुराने एम्प्लॉयज़ को बुला करके क्या ऑडिट करवा लें हम। ठीक है ना? ठीक है, फिर और क्या है? रिवाइज नॉर्म्स स्टेट
दैट हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मतलब ये कॉन्करेंट ऑडिट इंटरनल ऑडिट ही है, याद रखना। ये कॉन्करेंट ऑडिट एक तरीके से, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इंटरनल ऑडिट। तो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑन द बैंक शुड पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर्स, ठीक है, वेयर सच फंक्शन इज आउटसोर्स्ड, है ना, एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी रिव्यू। मेरी बात समझना, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इंटरनल ऑडिट जो है ये बहुत बड़ा विंग है, आ रहा है समझ, ठीक है ना। और एक होता है बेटा एक्सटर्नल ऑडिट, ये भी अच्छा खासा विंग है। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, समझ रहे, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये हर कंपनी को कराना पड़ता है ना। इंटरनल ऑडिट हर बड़ी कंपनी को कराना पड़ता है, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से है, आ रहा है समझ में। अगर चेक करना है तो सेक्शन 138 है कंपनीज एक्ट का, तो वो देख लेना, ठीक है ना। सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इसमें है, ठीक है ना, एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है। जो बैंक्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल केवल, इंटरनल का एक और एडिशनल समझ लो पार्ट हो गया, वो क्या हो गया? कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट ऑडिट सिर्फ किस में होता है? बैंक में, और इसका नेचर किस तरीके का होता है? इंटरनल ऑडिट के तरीके का। लेकिन अगर आप देखो कि टेक्निकली ये दोनों डिफरेंट होते हैं, आ रहा है समझ में, बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है। कॉन्करेंट भी इंटरनल होता है और मेन इंटरनल भी होता है, मेन इंटरनल के दायरे बहुत बड़े होते हैं और कॉन्करेंट में मेनली सिर्फ ट्रांजेक्शन्स चेक होते हैं। तो कॉन्करेंट थोड़ा छोटा ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट का एक पार्ट ऑडिट कह लो कि क्या होगा? कॉन्करेंट ऑडिट। इसीलिए जब बैंक में कॉन्करेंट ऑडिटर्स चुन रहे होंगे, समझ रहे, तो इंटरनल ऑडिट का जो हेड है ना बैंक का, ये जो इंटरनल ऑडिट है, इस इंटरनल ऑडिट का जो हेड है, अरे समझ, वो चुनेगा कि कॉन्करेंट ऑडिटर किसको होना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल है बेटा, समझ रहे हैं, थोड़ा सर दुखाने वाला है, लेकिन समझने की कोशिश करो, क्लियर है, ठीक है ना। ऑफ द वर्क ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर रिपोर्टिंग टू हर और हिम, ठीक है ना। देख लो एक बार क्या बोल रहा है ये, है ना। याद रखना सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आपको सिर्फ ओवरऑल सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसके डेप्थ वाले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैंने पेपर भी दिया है आपका, समझ में आ रहा है। और बाकी हाँ, ऑब्वियस ही बात है, इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको, मेनली डेटा का आने वाला है, लेकिन हाँ आपको पता सब होना चाहिए कि अच्छा ये भी होता है, आ रहा है समझ में। हर एक की बिल्कुल डिटेल नहीं बताई आपको, लेकिन आपको एक नॉलेज दे दिया कि अच्छा ऐसा होता है, देखो बैंक का सीएस भी ऑडिट करते हैं, आ रहा है समझ, एक कॉन्करेंट ऑडिट नाम की भी चीज़ होती है, तो ये जनरल नॉलेज आपको दे दिया जाए, ये मकसद है, ठीक है ना। छोटे ऑडिट कॉन्करेंट में एंड बड़े इंटरनल में पूरे, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तुम्हारी बात। इंटरनल ऑडिट बड़ी कंपनी में होता ही होता है, अरे समझो, हम यहाँ पर सिर्फ बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक ऑलरेडी बड़े होते हैं तो उनमें इंटरनल ऑडिट होता ही है। इंटरनल ऑडिट का एक पार्ट कॉन्करेंट भी है, तो इंटरनल भी होता है, इंटरनल पूरी कंपनी का होता है, और कॉन्करेंट जो होता है वो कुछ ट्रांजेक्शन्स का होता है, ऐसे समझ लो, क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि और क्या सरकार ने नॉर्म्स यानी रूल्स बनाए हैं कि बैंक को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, समझ में आ रहा है, जिससे कि जब भी कुछ गड़बड़ हो तो ये पता लगे कि किसने की है। ये पता क्यों बनाए हैं? ये पता पॉलिसी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पीएनबी बैंक जो था, पीएनबी जो नीरव मोदी को लोन दिया था, आ रहा है समझ में, उसमें, ठीक है, पीएनबी जो नीरव मोदी को लोन दिया था ना, ठीक है, उसमें एक बैंक का स्टाफ जो था वो इन्वॉल्व था। वो लोग क्या करते थे, मतलब एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो इशू होता था, जिसके बेस पे लोन मिल जाता था, आ रहा है समझ में। तो बैंक के स्टाफ ने क्या किया कि बैंक में सॉफ्टवेयर में डेटा ना डाल करके सीधे नीरव मोदी को लोन दे दिया था, मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दी थी, जिसके बेस पे लोन दे दिया था। पीएनबी को अच्छा खासा घाटा हुआ है बेटा, बहुत लंबा चौड़ा घाटा जो है वो हुआ है, आ रहा है समझ में,
ठीक है, चलो। अ क्वार्टरली रिव्यू, ठीक है, quarterly review containing important feature brought out during the concurrent audit should be placed before the audit committee of the board of director। तो इसको अभी तुम्हें ऑडिट कमेटी है सब नहीं पता होगा, अगले लेवल में पता लग जाएगा। तुम ऐसे समझ लो कि कॉन्करेंट ऑडिट में जो गलतियां निकलेंगी उनको हाई लेवल मैनेजमेंट के सामने रखा जाएगा। रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो आपको ये हर एक कि ये क्या कहते हैं ऑडिट कमेटी क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, तो आपको हर एक पाई को समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वार्टरली बेसिस मतलब कि हर 3 महीने में, ठीक है। खतरनाक है बेटा, लेकिन पूरा कोर्स ऐसा नहीं है, याद रखना। मैंने उठाया ही है टफ वाला, ठीक है। तो इससे अपन बोर हो सकते हैं, लेकिन बेटा अगर इससे आ गया क्वेश्चन तो सिर्फ तुम ही से बनेगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं वो जो खुद से पढ़ने का आपका भी मन नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, और ये छोड़ देते हैं लोग। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। हेलो गाइस, सब जिंदा हैं क्या? सब जिंदा हैं, सांसें तो नहीं अटक गई हैं किसी की? ठीक है, चलो पानी वानी पी लो बेटा, है ना, ठीक है। कुछ लोग सो गए होंगे, उनको उठाना पड़ेगा। आ रहा है समझ, ठीक है। मेन मेन बातें इसमें से अपन निकाल लेंगे, तो सिर्फ इतना याद रखेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चल आगे देखते हैं। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, ठीक है। क्या है देखो, बैंक में रखते हैं अपन डिपॉजिट, आ रहा है समझ में, बैंक में रखते हैं अपन डिपॉजिट। तो बैंक में रखते हैं ना जब अपन डिपॉजिट, तो अपने को इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल बात है। बैंक में एफडी करा लेते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट है, लेकिन बैंक सेफ है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना डिपॉजिट की स्कीम निकालते हैं, बहुत सारे प्राइवेट लोग जो हैं वो डिपॉजिट की स्कीम्स निकालते हैं, ठीक है ना, और लोगों को ना फंसा लेते हैं, मतलब अरे, ठीक है ना। तो वो आएंगे और फिर वो इतनी सही सही बताते हैं कि मतलब यहाँ पैसा लगा दो और देखो उसके बाद तो करोड़ों कमा लोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, समझ रहे। हमारे घर वालों ने खुद लगाए थे, मतलब आज से 25 साल पहले की बात है, अरे समझ में, ठीक है ना। हाँ, लक्ष्मी चिट फंड, सही बोल रहे हो। तो 25 साल पहले उन लोगों ने वो लगाए थे, वो गोल्डन फॉरेस्ट करके की स्कीम आई थी, तो घर वालों ने पैसे लगाए थे उसमें हमारे, ठीक है ना। तब हम चार्टर्ड थे नहीं, समझ में आ रहा, जो बता पाए। तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने कहा कि भैया आप पैसे दो और आपके नाम से एक पेड़ लगाएंगे, अरे समझ में। फिर वो पेड़ बड़ा होगा, वो फिर वो पेड़ जो है वो फल देगा, फिर वो फल जो है वो देता रहेगा, और फिर आपको पैसे जो है वो आते रहेंगे, अरे समझ। तो गोल्डन फॉरेस्ट नाम इसलिए था कि एक फॉरेस्ट लगाएंगे आपके नाम से, जितना पैसा आप लगाओगे उतने पेड़ आपके नाम पे लगेंगे, फिर उसके फल से सिर्फ आप ही को कमाई होगी। और हमारे घर वालों ने लगा दिए थे वैसे, क्योंकि ऐसे सुनने में लग रहा है कि यार क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन जब वो बताते हैं ना तो इतने कन्विंसिंगली बताते हैं कि ऐसा लगता है कि यार जितने हैं पैसे वो लगा दें अपन की, समझ में आ रहा है, पूरे जीवन की कमाई लगा दें, देखो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो ऑब्वियसली बात है, उसके बाद 1-2 साल बाद वो कंपनी डूब गई, समझ में आ रहा है, कहाँ लगे थे पेड़ कहाँ गए किसी का कुछ पता नहीं, क्लियर है। तो लोग जो है वो अपने
क्या करते हैं, इस तरीके की स्कीम डिपॉजिट वाली लाते हैं। तो 2019 में सरकार ने एक एक्ट बनाया, बोला कि भैया ऐसे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स जो है वो ना एक्सेप्ट किए जाएंगे और ना कोई उसमें पैसे लगा लेंगे, बैन कर रहे हैं हम ऐसे अनरेगुलेटेड का मतलब क्या है कि सरकारी कंट्रोल में नहीं है। सरकार ने कहा कि भैया कोई भी डिपॉजिट लेगा तो रूल्स फॉलो करेगा, हम रूल्स बना दे रहे हैं डिपॉजिट लेने की, कंपनी बनाओ, प्रॉपर सर्कुलर दो, समझ ना रहे। तो ये सब रूल नहीं निभा रहे हो जब तक, तब तक कोई डिपॉजिट लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, द पार्लियामेंट अप्रूव द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2019। हाँ, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है। इट विल हेल्प टू टैकल द मीनेस ऑफ इलिसिट डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। बहुत चल रहा है ये, समझ में आ रहा है। विच एट प्रेजेंट आर एक्सप्लॉइटिंग regulatory gaps and lack of strict administrative measures to dupe poor and gullible people of their hard-earned savings. आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, सिर्फ बिल का नाम याद कर लो, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। एक्ट में क्या प्रोवाइड किया गया, मैकेनिज्म कि भाई अनरेगुलेटेड को बैन कर दिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। इट अमेंड्स 3 लॉज। आरबीआई एक्ट को अमेंड कर दिया। अब आपको पता नहीं होगा, ये अलग अलग कानून बने हुए हैं, आरबीआई के लिए भी एक अलग से कानून बना हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934। जो सिक्योरिटी मार्केट चलते हैं उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, सेबी एक्ट 1992। और एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी एक अलग से चीज़ होती है, अभी सिर्फ याद कर लो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002, तो उसका एक्ट भी अमेंड किया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्ट्स अमेंड करके कुल मिला करके अब जो है ये प्राइवेट लेवल पर कोई भी अगर डिपॉजिट ले रहा है तो वो इलीगल माना जाएगा, समझ रहे हैं? पहले ये था कि उसको बस कंट्रोल नहीं था उस पर सरकार का, तो लोग ले लेते थे इस तरीके से डिपॉजिट, समझ ना। उसके बाद फिर हाथ फैला देते थे कि भैया डूब गए, अब क्या करें हम, सॉरी, बाढ़ आ गई, पेड़ बह गए, समझ ना, कुछ भी ऐसा बोल देते थे। अब क्या है, हमने बंद ही कर दिया कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स आपको एक्सेप्ट करने ही नहीं है, मतलब क्लियर है गाइस? ठीक है ना। अब देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए थे 1 अक्टूबर से, है ना। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता लग जाएगा, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। मतलब इसको अपन कल करते हैं, क्लियर है। ये रीड कर सकते हो तुम वैसे, समझ रहा है, इसके बारे में तुमको आइडिया होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, बाकी अपन करते हैं कल।